आज लघु सिद्धांत कौमुदी की इस कक्षा को हम परंपरागत रूप से पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हमने डिजिटल स्वरूप देखा था। प्रयास है कि ये परंपरागत रूप हो और इसमें संभव हो तो आपको डिजिटल का मिक्सिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने कितना पढ़ लिया है? अकः सवर्णी दीर्घ संधि तक पढ़ लिया है। यण संधि पूर्ण हो गई, अयादि संधि पूर्ण हो गई, गुण संधि पूर्ण हो गई, वृद्धि संधि पूर्ण हो गई, पर रूप संधि पूर्ण हो गई और दीर्घ संधि पूर्ण हो गई। कितनी संधियां हो गई? यण, अयादि और गुण और वृद्धि, पर रूप और दीर्घ। कितनी संधियां हो गई? 1, 2, 3, 5, 6। 6 संधियां समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब आ रहा है प्रसंग अगली संधि का। तो सूत्र क्या है? एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति। क्या सूत्र है? एंगः पदान्ता एंगः पदान्ता अति। 3 सूत्र हैं, 3 पद हैं सूत्र में। ठीक है, एंगः पदान्तात अति। एंगः पदान्तात, एंगः में पंचमी षष्ठी है और पदान्तात में पंचमी है। तो पदांत एंग के बाद एंगः, एंगः में भी पंचमी है। ठीक है, एंगः पदान्तात, पदान्तात एंगः, पद के अंतिम में बैठा हुआ जो एंग है। इसमें तदादि विधि क्यों नहीं हुई, जबकि ये भी तो वर्णवाचक है। अभी तक आपको बताया वर्णवाचक विशेषण यदि हो तो तदादि विधि हो जाती है, पिछले कक्षाओं में बताया है। तो यहाँ एंगः पदान्तात दोनों में पंचमी है। पंचमी में है तो दोनों के बीच में विशेष विशेषण भाव संबंध है। पद के अंत में चूंकि अन्य वर्ण भी हो सकते हैं तो उन अन्य वर्णों में से केवल एंग को छाटा है, इसका मतलब व्यावर्तक है एंग। तो जो व्यावर्तक होता है वो विशेषण होता है। तो ये हुआ विशेषण। ठीक है, और ये हुआ विशेष्य। ठीक है, विशेष्य विशेषण भाव संबंध होता है। तो जो विशेषण होता है वो तदंत का बोधक होता है। ठीक है, किस सूत्र से? येन विधि तदंत से सूत्र से। ठीक है, लेकिन जहां वर्णवाचक होता है वहां तदादि विधि भी होती है। तो यहाँ तदादि विधि क्यों नहीं हुई? सप्तमी नहीं है। विशेषण अगर वर्णवाचक हो लेकिन उसके साथ सप्तमी भी हो तब तदादि विधि होती है। ठीक है, समझ आया? सभी मान को ही करते हैं। हाँ, अभी तक 3 सूत्र पढ़ चुके हो। तो एंगः पदान्तात अति, पदांत एंग के बाद अति। अति कौन सा विभक्ति का रूप है? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति का रूप है। किस शब्द का है? अत का। अत शब्द का है। अत शब्द कैसे बना? अत में तपर ग्रहण है। तपर ग्रहण है। तो जहां तपर में होता है वहां तपर वाला जो अक्षर होता है वो कैसा होता है? समकाल का बोधक होता है। कौन सा सूत्र है? तपरस्तत्कालस्य। तो अर्थ हो जाएगा पदांत एंग के बाद अ हो। कैसा अ? ह्रस्व। ठीक है, पदांत एंग के बाद ह्रस्व अ हो तो क्या होता है? पदांतान देगो एकारे पूर्व रूप में कार्य। पूर्व रूप में एक आदेश स्यात्, पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्पष्ट फॉर्मूला क्या बनेगा कि पदांत एंग में कौन कौन आते हैं? पदांत ए हो या पदांत ओ हो, इसके बाद अ हो, पदांत ए प्लस अ,
बराबर पूर्व रूप। तो पूर्व में कौन बैठा हुआ है? पूर्व में ए बैठा हुआ है, तो दोनों को मिल करके ए हो जाना है। पदांत ओ प्लस अ बराबर ओ। पूर्व में ओ है ना, ओ हो जाना है। समझ गए? ये सूत्र का अर्थ है। पदांतात एंगः अतिपरे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। ठीक है, हो गया। आगे हरे उदाहरण आया, तो उदाहरण, इसका उदाहरण है हरे प्लस अव। हे हरे अव रक्ष, हे हरि मेरी रक्षा करो। हे हरे संबोधन का रूप है। हरि शब्द के संबोधन एक वचन में बनता है हरे। ठीक है। अव रक्ष, रक्षार्थ में अव धातु है। ठीक है, बन गया। तो हरे धन अव है। हरे के अंतिम में क्या है? प्रकार परवर्ती ए है। ए के बाद ह्रस्व आकार है कि नहीं? तो ए के बाद ह्रस्व आकार वाला स्थल मिल गया हमें। साथ में ये भी देखना है कि ए के बाद अ तो मिल गया, लेकिन ये एक ऐसा होना चाहिए पदांत पदांत, पद का अंतिम अवयव होना चाहिए। तो हरे पद है कि नहीं है? कैसे? सुप्तिगंतम पदम। इसमें सु जुड़ा है तब जा करके हरे बना है। हरि शब्द से सु आया, सु की संबुद्धि संज्ञा हुई, और संबुद्धि परे रहते घी संज्ञा को गुण हो गया, तो क्या बना? हरे। ठीक है। और एंग ह्रस्वांतात संबुद्धि से संबुद्धि के हल का लोप हो गया, तो क्या बचा? हरे। हे हरे। ये पूरा प्रसंग अजंत पुल्लिंग का है। अजंत पुल्लिंग जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे हरे बनता कैसे है। हमें यहाँ पे हरे नहीं बनाना, हमें तो हरे प्लस अव से कुछ और बनाना है। हमें यहाँ पर फोकस करना है कि हरे के ए और आगे बैठा हुआ जो अ है, उन दोनों के बीच क्या होगा। क्योंकि इससे पहले हम एक सामान्य बात आपको कह चुके हैं कि दो स्वर कभी भी साथ नहीं ठहरते। दो स्वर साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ क्या होने जा रहा है? कोई ना कोई संधि होगी। तो संधि कौन सी होगी? यहाँ विचार करें। हरे में ए है, आगे अ है, कौन सा सूत्र लगेगा? अभी इस सूत्र के अलावा जो सूत्र पढ़ रखे हैं तुमने बताओ। वो क्या कहता है? ए चौको क्रम से अय अव आय आदेश होता है अच परे रहते। तो एच है, अच बाद में है, तो क्या प्राप्त है? अयादि संधि प्राप्त है। लेकिन एंगा पदांतादति कहता है कि जिस ए पदांत का ए हो और उसके बाद ह्रस्व आकार हो, तब क्या होता है? पूर्व रूप होता है। तो चूंकि जो अयादि है वो किसी भी प्रकार के ए में क्या कर सकती है? अयादि संधि कर सकती है। और उधर केवल अ नहीं, अचो में कर सकती है। तो उसका देश अधिक है, वो अधिक जगह काम कर सकता है। ये इस बेचारे को तो इतना ही मिला है। तो न्यून देशवर्ती हो जाने के कारण ये क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। निरवकाशो विधि अपवाद। अगर यहाँ भी वही लग जाएगा तो इसको ये तो व्यर्थ हो जाएगा, इसको काम करने की जगह ही नहीं मिलेगी। क्योंकि जहां जहां एंगः पदांतादति प्राप्त होगा, वहां वहां अयादि संधि प्राप्त होगी। तो अगर अयादि संधि हो गई तो इस बेचारे को तो रोजगार बंद हो गया इसका। तो ये तो निरवकाश हो जाएगा, इसको स्थल ही नहीं मिलेगा कोई। तो निरवकाशो विधि अपवाद। और अपवाद सामान्य से बलवान होता है। तो बलवत्वात् अयादि संधि अनेन बाध्यते, अयादि संधि का बाद हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पद का अंतिम अवयव हरे में ए मिल गया, एंग है, उसके बाद ह्रस्व आकार है, तो दोनों को मिल करके क्या हो जाएगा? हरे के ए को और इसको मिल करके ए हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? हर। इधर क्या बचेगा? वो। दोनों को जोड़ दो, हर है, इसकी ए की मात्रा बना दो और वह जोड़ दो, क्या बनेगा? लेकिन पुस्तक में कैसा लिखा रहता है? हरे व। ठीक है। अब बताओ शुद्ध ये है या दोनों है? कौन ये? और ये अशुद्ध है? वस्तुतः शुद्ध यही है।
क्योंकि जब हमने संधि कर दी है तो हरे के ए और अ को ए करके पूर्व रूप एक आदेश होना है, तो पूर्व रूप हो गया, बन गया। लेकिन लिखने में लोग ये लिखते हैं, तो वस्तुतः ये परंपरा है, केवल शुद्ध ये है। आप अगर वहां ये लिखते हो तो संधि करने का फल क्या हुआ, वहां तो कुछ ना कुछ दिख ही रहा है। जबकि अन्य संधियों में क्या वर्ण दिखाते हो आप? कुछ लोग तर्क करते हैं कि ये अ दिखाने के लिए है कि यहाँ अ था। तो भाई इको यणचि में जब आपने यह किया तो इको यणचि में क्या आप दिखाते हो कि यहाँ अ बैठा हुआ था ई के साथ? नहीं दिखाते ना, कर देते हो। तो यहाँ क्या जरूरत पड़ती है आपको कि अ दिखाओ? ठीक है, तो यहाँ वस्तुतः नहीं दिखाया जाता। हाँ, कहीं जरूरत पड़े तो तब दिखाया जाता है जहां पर एक ही जगह चार चार आ होते हैं, जैसे नाच झलो, वहां दिखाते हैं। इसलिए संगीत वाले वो अपने आ आलाप को दिखाने के लिए वो लगा देते हैं पीछे से। उसी परंपरा को मानना चाहिए। इस विषय में मेरा एक वीडियो है अवग्रह और खंडाकार के विषय में, उसको देख लेना। उसको स्पष्ट कर रखा है कि अवग्रह की अवधारणा क्या है। चेतोन अलंका भजते मदीयम उदाहरण दिया है उसमें, ठीक है। और क्या है उसको देखना, जरा मजा भी आएगा। साहित्यिक है पूरा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? हरे वो बन जाएगा। दूसरा उदाहरण आया ओ का, क्या है? तो हे विष्णु अव, हे विष्णु मेरी रक्षा करें, ठीक है। तो विष्णु एक पद है, पद के अंतिम में ओ मिला तो पदांत एंग हो गया। पदांत एंग कैसा है? जिसके बाद ह्रस्व आकार है, तो पदांत एंग के बाद अत मिल गया। तो जहां पदांत पद का अंतिम अवयव ओ हो, उसके बाद यदि ह्रस्व हो तो दोनों को मिलकर के पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। तो ओ और अ में पूर्व में कौन है? ओ है। तो अ और ओ को मिलकर के ओ हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? विष्णु। इधर क्या बचेगा? वह, दोनों को मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? विष्णु व। खंडाकार लगाना हो तो लगा देना, ठीक है। बन गया विष्णुवा। तो हो गया तुम्हारा एंग पदांतादति सिद्धम। आगे क्या लिखा है? सर्वत्र विभाषा गो। ठीक है, अब अगला सूत्र आ रहा है, ठीक है ना। इसको मिटा दें, आशा है आप समझ गए होंगे। अगला सूत्र आया, सर्वत्र विभाषा गो। सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो हो। गो विसर्ग है, ठीक है। सर्वत्र विभाषा गो हो, सर्वत्र सभी जगह, विभाषा विकल्प से, गो गो को क्या होता है? वृत्तिकार बता रहे हैं क्या है? लोके वेदे चेंगंतस्य गौरतिवा प्रकृति भाव, क्या प्रकृति भाव। यह कह रहे हैं कि गो शब्द, ठीक है, क्या शब्द है? गो शब्द। गो शब्द के बाद ह्रस्व आकार। यह गो शब्द चाहे सर्वत्र, सर्वत्र का तात्पर्य सभी जगह। तो प्रश्न होगा कि सभी जगह कैसी जगह भाई? तो कह रहे हैं सभी से तात्पर्य लोक और वेद, यानी लौकिक संस्कृत में गौ शब्द पढ़ा गया हो, चाहे वेद में गौ शब्द पढ़ा गया हो। इससे एक सूचना और मिलती है कि लौकिक व्याकरण और वैदिक व्याकरण थोड़ी सी अलग है। लोक के शब्द व शब्दावली और वेद की शब्दावली अलग अलग है, ठीक है। तो जो सूत्र लौकिक व्याकरण में चलते हैं सेम वही सब कुछ वैदिक व्याकरण में जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वैदिक व्याकरण, वैदिक शब्दों का कुछ कुछ व्याकरण अलग है, कुछ कुछ, हाँ, बाकी सब लौकिक का ही है। तो कह रहे हैं सर्वत्र माने गो शब्द लौकिक भाषा में हो चाहे वैदिक भाषा में हो, ऐसे गो शब्द से परे ह्रस्व आकार हो तो विभाषा माने विकल्प से प्रकृति भाव होता है। एंगंत गो शब्द के बाद, सूत्र के अर्थ पूर्वक पढ़ना, ठीक है। एंगंत गो शब्द के बाद, ठीक है, अनुवृत्त पदों के सहायता से यह अर्थ बनता है, ठीक है ना। तो एंगंत गो शब्द के बाद क्या लिखा है? वृत्ति क्या लिखी है? लोके वेदे च एंगंतस्य। लोक में हो चाहे वेद में हो,
एंगंत गो शब्द को, ठीक है, अति व प्रकृति भाव एंगंतस्य गो हो, एंगंत गो को अति, अत पर में हो, ह्रस्व आकार पर में हो तो क्या होता है, प्रकृति भाव। वा प्रकृति भाव, विकल्प से प्रकृति भाव होता है। ठीक है, तो गो शब्द है, गो शब्द के बाद आ रहा है गो प्लस अवाग्रम, यही है, यही है, अग्रम, गो प्लस अग्रम। ठीक है, अब देखो गो शब्द है, अब हमने जब कह दिया सर्वत्र तो चाहे कहीं भी हो, विचार मत करो कि कहाँ का है कहाँ का नहीं, गो शब्द मिल गया बस बात खत्म। गो शब्द एंगंत हो तो गो शब्द के अंतिम में एंग है कि नहीं, है। ओ है। ठीक है, तो पदांत एंगंत गो शब्द, गो शब्द पदांत है कि नहीं, गो और अग्रम का समास हुआ है तो गो भी एक पद है, अग्रम भी एक पद है। स्पष्ट कह रही है, समास पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी फिलहाल गुरु जी की बात मान लो कि गो भी क्या है, पद है। ठीक है, गो हो अग्रम गवाग्रम, गो का अग्रिम भाग, ठीक है, या गो के आगे, समास जैसा होगा वैसा अर्थ होगा। ठीक है ना, तो गो पद है, पद के अंतिम में कौन सा वर्ण है, तो एंगंत, एंग में आता है वो, तो एंगंत पदांत गो शब्द हुआ, उसके बाद ह्रस्व आकार है, तो ऐसे ह्रस्व आकार के परे रहते इसको क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। कहा कि प्रकृति भाव क्यों कर रहे हो, तो गो है, गो में एंगंत है कि नहीं, और पद का पद भी है कि नहीं, तो पदांत एंग हुआ कि नहीं, उससे पर में अ है कि नहीं, कौन सा सूत्र प्राप्त था, एंग पदांतादति, तो उस एंग पदांतादति को रोक करके ये क्या कहेगा कि यदि एंगंत पदांत गो शब्द है और उसके बाद ह्रस्व आकार है तो वहां विकल्प से प्रकृति भाव हो जाएगा। अर्थात प्रकृति भाव का मतलब क्या है, प्रकृत्या भाव, प्रकृति भाव, जैसी प्रकृति है वैसा ही रह जाना, प्रकृति का भाव, तो ये क्या रह जाएगा, गो अग्रम, ऐसा रूप बनेगा। प्रकृति भाव का है संध्या भाव, संधि का अभाव। तो आपको एक बात बताई थी मैंने कि सामान्य रूप से ये समझो कि जब सामान्य रूप इसीलिए लगाया था कि दो स्वर जब आते हैं तो एक साथ नहीं रहते सामान्य रूप से। तो मैंने कहा था ना कि सामान्य क्यों कहा, क्योंकि कुछ कुछ जगह नहीं भी होता है, कुछ कुछ जगह दो स्वर आने के बाद भी एक साथ रह जाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रकृति भाव हो जाता है। तो अब निष्कर्ष क्या होगा कि प्रकृति भाव के अतिरिक्त जितना, यदि प्रकृति भाव न हो रहा हो तो दो स्वर एक साथ नहीं ठहरते। ठीक है, पहला नियम बन गया। ठीक है ना, तो इसको प्रकृति भाव हो जाएगा, अर्थात संधि नहीं होगी। लेकिन ये विकल्प से हो रही है, जिस पक्ष में प्रकृति भाव नहीं होगा उस पक्ष में एंगा पदांतादति से क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। तो गो और अग्रम के, गो के ओ को और अ के अग्रम को क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाए तो क्या बन जाएगा, गोग्रम। अभी सामान्यतया बनाया है हमने, भी तो बहुत प्रक्रिया है इसमें। ठीक है, तो लोके वेदे चेंगंतस्य अति परे वा प्रकृति भाव, लौकिक गो शब्द हो चाहे वैदिक गो शब्द हो, इस पद का पदांत हो और उसके अंतिम में एंग बैठा हुआ तो उसके बाद आने वाला ह्रस्व अ में संधि नहीं होती, प्रकृति भाव हो जाता है विकल्प से। यह अर्थ हुआ। तो प्रकृति गो के बाद अग्रम मिला, गो पदांत है, अंतिम में एंग ओ है, उसके बाद ह्रस्वाकार है, तो दोनों को मिलकर के एंगा पदांतादति से होने वाले पूर्व रूप संधि को रोक करके क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया। और विकल्प से होता है, जिस पक्ष में प्रकृति भाव नहीं हुआ उस पक्ष में पूर्व से प्राप्त एंगा पदांतादति से पूर्व रूप हो गया। ठीक है, आगे कहा कि एंगंतस्य किम, एंगंत गो शब्द को ऐसा क्यों कहा, क्योंकि गो शब्द तो होता है एंगंत है कि नहीं भाई। विशेषण तो तब लगाएंगे ना जब किसी को हटाना हो, तो जब गो शब्द होता ही एंगंत है तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एंगंत गो शब्द के बाद ह्रस्व आकार हो, तो कहा कि है महोदय, गो शब्द हमेशा ओकारांत नहीं रह जाता। कहा कि ऐसा भी होता है क्या, कहा कि हाँ होता है। कैसे, तो उदाहरण दे रहे हैं, चित्रगु अग्रम, क्या दिया, चित्रगु अग्रम।
चित्रा गावो यस्य स चित्रगुहु, चितकबरी गायें हैं जिसकी, वह कहलाया चित्रगु। तो चित्रा गावो यस्य में चित्र गो शब्द था कि नहीं, तो गो शब्द यहाँ क्या बन गया, चित्रगु। अब बताओ गो शब्द है कि नहीं। अरे किसी की पूंछ काट दोगे, कुत्ते की पूंछ काट दोगे, रहेगा तो कुत्ता ही ना। तो गो शब्द को ओ को ऊ हो गया, तो रहा तो गो ही शब्द ना। भाई कौन सा किन शब्दों का समास हुआ है, तो बोलोगे तो चित्र और गो शब्द का ना। लेकिन वो जो चित्र गो शब्द था, क्या पदांत है कि नहीं है, पदांत है। क्या एंगंत है, नहीं है, नहीं है, ऊ है अंतिम में। ठीक है, तो एंगंत पदांत गो शब्द नहीं रहा। अगर हम एंगंत नहीं लगाते तो सूत्र का अर्थ क्या हो जाता कि पदांत गो शब्द के बाद ह्रस्व आकार हो तो क्या हो जाता है, प्रकृति भाव। तो यहाँ भी प्रकृति भाव होने लगता है, इसलिए प्रकृति भाव न हो, इसलिए एंगंत कहा गया। एंगंत कहना चरितार्थ हो गया कि नहीं। तो एंगंतस्य किम चित्रगु अग्रम अत्र प्रकृति भावो न स्यात् पूर्व रूपश्च न स्यात् एतदर्थम एंगंत ग्रहणम आवश्यकम, इसीलिए एंग का ग्रहण आवश्यक है। तो चित्रगु है, अग्रम है, गो शब्द है, गो शब्द होने के बाद भी एंगंत नहीं है तो प्रकृति भाव भी नहीं हुआ, और एंगा पदांतादि से पूर्व रूप तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नहीं है। तो उ है और आगे अ है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। तो उ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो क्या बनेगा, चित्रग्वग्रम। ठीक है, बन जाएगा ना। तो ये हो गया एंगंत ग्रहण क्यों किया। एंगंत ग्रहण इसलिए किया जहां गो शब्द ओकारांत न हो वहां यह सूत्र नहीं लगे, इसलिए। ठीक है, आगे पदांत अब कहा कि पदांत क्यों कह रहे हो, तो कहा कि पदांत इसलिए कह रहे हैं कि जहां पद का गो शब्द का ओकार पद का अंतिम अवयव नहीं होगा वहां भी क्या नहीं होगी, संधि नहीं होगी। ये सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा, प्रकृति भाव नहीं होगा। कहाँ कहाँ, तो उदाहरण दे रहे हैं। गो शब्द है, गो गो शब्द है। ठीक है, पंचमी का गसी गस, गसी अथवा गस, गसी में ग और ई की संज्ञा हो जाती है, क्या बचेगा, अस। अरे ग की संज्ञा भी तो ग में आ तो बैठा है, अ बचा। सी में ई की संज्ञा भी तो सा तो बचा, अस। गस में भी ग और ग की संज्ञा हो जाती है, क्या बचेगा, अस बचा कि नहीं। अब बताओ कि गो शब्द के बाद घसी विभक्ति आ रही है, घसी का अस बचा। गो शब्द के बाद गस विभक्ति आई, अस बचा। तो गो शब्द में अंतिम में ओ है कि नहीं, उसके बाद ह्रस्व आकार है कि नहीं। तो बताओ कि यहाँ क्या वो हो, यहाँ सर्वत्र विभाषा गो लग पाएगा, क्यों, पदांत बोला, पदांत। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया अभी तो विभक्ति आ ही रही है, अभी तो यह प्रातिपदिक है, इसकी पद संज्ञा तो हुई नहीं है। पद संज्ञा कब होगी, सुप तिङंतम पदम सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। इदानीम अयम सुबंतो नास्ति न तो तिङंतः अस्ति। सुप तो जुड़ेगा तब सुबंत कहलाएगा, अभी तो सुबंत है ही नहीं, अभी तो केवल मूल प्रातिपदिक है। तो ओकारांत भले ही है, पदांत ओकारांत नहीं है। यह ओ गो शब्द का अवयव तो है, लेकिन गो रूप पद का अवयव नहीं है। पद संज्ञा तब होगी जब ये जुड़ेंगे। तो इसकी पद संज्ञा न होने के कारण पदांत ओ नहीं मिलेगा, और पदांत ओ नहीं मिलेगा तो ह्रस्व आकार परे रहते क्या नहीं हो पाएगा, प्रकृति भाव नहीं हो पाएगा, और पूर्व रूप भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, गो है अस है, क्या हो जाएगा, क्या होगा, प्रकृति भाव तो होगा नहीं, तो साकार एक सूत्र है घसी घसोत्सा, देखो जरा, वो पूर्व रूप कर देगा, वो करेगा पूर्व रूप। ठीक है, सूत्र है घसी घसोत्सा।
घसी घसो स एंगो घसी घसो अति पूर्व रूप में एक आदेश है। ठीक है, तो घसी घसो स से पूर्व रूप हो जाएगा, तो ओ और अ में पूर्व है ओ, तो क्या बन जाएगा गोस। ठीक है, स करो तो विसर्ग गोह बन जाएगा दोनों दोनों जगह। ठीक है, तो यहाँ पदांत ग्रहण नहीं करते तो यहाँ भी क्या होने लगता, प्रकृति भाव होने लगता। ठीक है, क्योंकि पद का अंतिम अवयव नहीं है, इसलिए क्या नहीं लगेगा, प्रकृति भाव नहीं लगेगा, और एंगा पदांता दति भी नहीं लगेगा। भले ही पूर्व रूप हो रखा है, लेकिन पूर्व रूप एंगा पदांता दति से नहीं है, किससे है, घसी का संस्था सूत्र से है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो पदांत ग्रहण करना आवश्यक है। ठीक है, तो पदांत ग्रहण का फल भी बता दिया। आगे अनेकांशित सर्वस्य आगे इति प्राप्ते आगे जिच्च आगे यदनेकाल्पन्त्यस्यैव स्यात्। अब मैं तुम्हें उल्टा करके बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी शैली जरा अलग है। गो है और अग्रम है। ठीक है, यहाँ पे दो दशाएं तो ये हो गई। ठीक है ना, अगला सूत्र आ रहा है, क्या है, अनेकांशित सर्वस्य, अरे उससे भी आगे, जिच्च उससे भी आगे, अवंग स्फोटायनस्य अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायनस्य अर्थात स्फोटायन ऋषे मते, स्फोटायन ऋषि के मत में अवंग अवंग स्यात्, अवंग हो, किसको, तो वृत्तिकार बता रहे हैं किसको, पदान्ते एङन्तस्य गौरवंग वाचि पदांत एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश होता है। क्या है, वा अचि अचि, अच परे रहते। क्या कहा, पदान्ते एङन्तस्य गौरवंग पदांत एंगंत गो शब्द को अवंग होता है, अच परे रहते। ठीक है, गो को अवंग। ठीक है, हो गया क्लियर। अब गो शब्द है, अग्रम शब्द है। गो शब्द पदांत एंगंत है कि नहीं, पदांत एंगंत गो शब्द मिल गया, उसके बाद अच मिल गया, तो गो प्लस अग्रम में अवंग आदेश की प्राप्ति है। ठीक है, तो गो अग्रम जब ऐसी स्थिति थी, तो यहां पर क्या प्राप्त हो गया, अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से अवंग होगा। अब बताओ कि अवंग हो सकता है कि नहीं, हमने तो गोग्रम गोआग्रम बना दिए, हो सकता है कि नहीं, के बाद अगर इसको मत बनाओ फिलहाल। ठीक है, पदांत एंगंत गो शब्द के बाद अच हो तो अवंग आदेश होता है। गो के बाद अग्रम है। ठीक है, पहले तो ये विचार होगा कि गो अग्रम में सर्वत्र विभाषा गो ये सूत्र भी प्राप्त है, और ये सूत्र अवंग स्फोटायनस्य ये भी प्राप्त है, तो कौन सा लगेगा, तो कहा कि कोई सा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर सर्वत्र विभाषा गो लगा दोगे तो प्रकृति भाव होने के बाद भी गो अग्रम बच जाएगा, क्योंकि ये विकल्प से करता है, तो तब भी एक बार ये लग जाएगा। जिस पक्ष में नहीं लगेगा, क्योंकि प्रकृति भाव विकल्प से करता है, उसमें अवंग स्फोटायनस्य भी लग जाएगा। ठीक है, दूसरे पक्ष में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, और अगर उसको पहले कर देते हो तब भी ये लग जाएगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी शास्त्रीय नियम चयन करना हो तो पूर्व पर अभाव जान लो, जो सूत्र पहले हो उसको लगा लो। ठीक है, लेकिन अकृतव्यो पाणनीय, पाणनी अकृतव्यो है, पंगेबाजी नहीं लेते, जब दोनों लग रहे हैं तो लगा दो, क्या दिक्कत है, क्यों शास्त्र चर्चा करें। शास्त्र देखो, लड़ाई सुलझाई वहीं जाती है जहां वाकई में लड़ाई होती है, जहां दोनों व्यक्ति अपने अपने, भले विवाद है लेकिन दोनों के दोनों अपने अपने काम में कर रहे हैं, एक दूसरे से विवाद नहीं कर रहे हैं, तो वहां दोनों चल जाए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ दोनों पक्षों में दोनों सूत्र लग सकते हैं, तो हमने पहले यहां लगा दिया, जिस पक्ष में प्रकृति भाव नहीं हुआ उस पक्ष में ऐसा ही रह गया, और ये लगा दिया हमने कौन सा, अवंग स्फोटायनस्य। तो उसमें क्या कहा, पदांत एंगंत गो शब्द को
अवंग आदेश होता है अच परे रहते। ठीक है, क्लियर है। अब कहा कि भैया पदांत एंगंत गो शब्द ये है, इसको क्या हो जाए, अवंग। अगर इसको अवंग हो गया तो रूप क्या बनेगा, अवाग्रम। ऐसा तो बनता नहीं है, तो ऐसा कैसे के कर दिया जाए कि गो को अवंग कर दिया जाए। तो कहा कि एक नियम करेंगे इस विषय में। तो अब पढ़ो सूत्र पहला वाला जो पहले आया था, अनेकालसित सर्वस्य। अनेकालशित सर्वस्य। क्या सूत्र आया, अनेकालसित सर्वस्य। अनेकालशित सर्वस्य। जो आदेश अनेकाल हो, अनेकाल माने अनेके अल यस्य या यस्मिन। अनेक माने जो एक न हो, अनेक यानी 2 3 4 5। ठीक है। अल माने अलवर्ण, वर्ण। अल में सारे अक्षर आते हैं, इसलिए अल का अर्थ होगा वर्ण मात्र। ठीक है। तो जिस आदेश में अनेक वर्ण हो, क्या कहा, जिस आदेश में अनेक वर्ण हो, अथवा जिस आदेश में शित स इत यस्य स शित शकार की इत संज्ञा हो रखी हो। दो चीजें बताई, ऐसा आदेश जिसमें अनेक अल हो वह आदेश, और जिसमें शकार की इत संज्ञा हो रखी हो वह आदेश सर्वस्य, जिसको कहा है उसके संपूर्ण के स्थान पर होता है। तो हमारे पास कौन सा आदेश है, अवंग। अवंग स्फोटायनस्य ने गो शब्द को कौन सा आदेश किया, अवंग। अवंग किया। अब अनेकाल से सर्वस्य क्या कहता है कि भैया अगर अनेकाल है या सकार की संज्ञा वाला है तो जिसको कहा है उसके पूर्ण को होगा। तो अवंग किसको कहा है, गो को। ये देखो कि अवंग अनेकाल आदेश है या सकार की संज्ञा वाला आदेश है। क्या शकार की संज्ञा हुई है अवंग में, नहीं हुई है, तो शित तो है नहीं। क्या अनेक अल वाला आदेश है, क्योंकि इस आदेश में अ व अ ग 4 वर्ण बैठे हुए हैं, तो अनेक अल वाला हुआ। तो अनेक अल वाला आदेश अवंग रूप आदेश है। तो यह जिस गो शब्द को कहा है उस पूरे गो शब्द को प्राप्त हुआ, इसीलिए कहा है इति प्राप्ते। प्राप्त हुआ नहीं अभी। कहा कि क्यों नहीं हुआ, कहा कि बच्चा व्याकरण तो बहुत है अभी, तो देखो कहीं इसका कोई बाधक सूत्र तो नहीं बैठा हुआ है। कहा कि हाँ बैठा हुआ है। कौन सा सूत्र है, आगे पढ़ो। गिच्च। गिच्च। क्या कहा, गिच्च। गिच्च। तो कहा कि इससे पहले एक सूत्र है अलोन्त्यस्य। वो क्या कहता है, षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अल आदेशस्य। दोनों का संख्या देखना जरा, आसपास ही है क्या, 1152 और ये है 1153। अलोन्त्यस्य कहता है षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलह आदेशस्य। षष्ठी निर्दिष्ट, षष्ठी के द्वारा जिसका निर्देश किया जा रहा हो, जिस आदेश का, वह आदेश अंत्यस्य स्यात्, अंतिम वर्ण का होता है। किसको होता है, अंतिम। अंतिम वर्ण को होता है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अंतिम को कहा ना, तो अगला ही सूत्र है गिच। वो कहता है गित आदेश भी अंतिम को होता है। उसने क्या कहा, गित आदेश अंतिम को ही होता है कि षष्ठी निर्दिष्ट अल ही अंतिम को नहीं होता। ठीक है। अलोन्त्यस्य अंत्यस्य अलह षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलह आदेश स्यात्। कि षष्ठी निर्दिष्ट को, षष्ठी निर्दिष्ट जहां हो उससे अंतिम अल को ही आदेश नहीं होता, बल्कि जो गकार की इत संज्ञा वाला आदेश हो वह आदेश भी जिसको कहा हो उसके अंतिम को होता है। अलोन्त्यस्य क्या कहता है, षष्ठी निर्दिष्टस्य, षष्ठी के द्वारा जिसका निर्देश किया गया हो उसको यदि कोई आदेश हो रहा हो तो वह अंतिम वर्ण को हो। तो यह कहता है कि यदि वह आदेश गकार की संज्ञा वाला हो तो भी अंतिम को हो। तो इस अवंग में ग की हो जाएगी इत संज्ञा, किस सूत्र से, हलंत्यम से, उपदेश मान करके। क्यों,
क्योंकि उपदेश में आता है। कैसे आता है आपको हलंतम सूत्र में बता रखा है। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकीर्तिताः। आदेश आदेश उपदेश वर्तते और उपदेश अवस्थायाम अंत्यस्य हलः इत संज्ञा से। उपदेश अवस्था में अंतिम हल ग हल में आता है, इसकी इत संज्ञा हो जाए और तस्य लोप से लोप हो जाए। तो जहां गकार की इत संज्ञा वाला आदेश हो वह आदेश जिसको कहा है उसके अंतिम वर्ण को होगा। ठीक है, तो गिच्चा ने अनेकाल से सर्वस्व को रोक दिया, कहा कि नहीं भाई यह आदेश अनेकल वाला तो है लेकिन गकार की संज्ञा वाला भी है, लेकिन गकार की संज्ञा होने के कारण यह पूरे को नहीं होगा बल्कि अंतिम को होगा। तो जब गिच्चा ने कह दिया तो गो शब्द के ओ को आदेश होगा, तो क्या बनेगा ग अवंग में अव बचेगा, तो क्या बचेगा हो जाएगा इसमें अ की भी उपदेश अजनासिक इत संज्ञा से उपदेश अजनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बनेगा ग अव नहीं अव पूरा ही बचेगा। ठीक है, अव प्लस अग्रम बना दो ग अव गव। देखो इधर ग अव प्लस गव प्लस अग्रम कौन सा सूत्र लगेगा? गव में अ है, इसमें आ है, तो अका सवर्ण दीर्घ से अ ओ को मिलकर के क्या हो जाएगा तो क्या बन जाएगा गवाग्रम। ठीक है, ये विकल्प से बनता है, ये विकल्प से बना। जिस पक्ष में प्रकृति भाव हो गया उस पक्ष में गौग्रम हो गया, जिस पक्ष में नहीं लगा ये सूत्र उस पक्ष में ऐसा ही रह गया। तो जिस पक्ष में ऐसा ही रह गया उस पक्ष में अवंग स्फोटायन से चला आया, अवंग स्फोटायन ने अवंग कर दिया, अवंग कर दिया तो क्या हो गया ग अव अग्रम, तो गव अग्रम दीर्घ हो गया गवाग्रम हो गया। जिस पक्ष में ये अवंग आदेश नहीं कर पाएगा उस पक्ष में यही रह जाएगा, इस पक्ष में क्या हो जाएगा लग जाएगा, तो क्या बनेगा गो ग्रम। खंडाकार लगाना हो लगा देना जी। ठीक है, तो क्या रूप बन जाएंगे गवाग्रम उस पक्ष में जिस पक्ष में अवंग आदेश होगा, गोग्रम उस पक्ष में जिस पक्ष में प्रकृति भाव होगा, और तीसरे पक्ष में पदांत बन जाएगा गोग्रम। तीन रूप किस तरह से बनेंगे समझ गए? तो ये हुआ आपका पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव का उल्लेख भी हो गया। ठीक है, और अवंग आदेश का वर्णन भी हो गया। ठीक है, आगे इंद्रेचा दिखाओ जो बना देंगे आज का पाठ। एक गवी भी कुछ इसमें आगे तो पढ़ा देते हैं इसको भी, इतना हो गया जी। ठीक है, आगे आ रहा है पदांते किम। अवंग स्फोटायनस्य पदांते किम। ठीक है ना, तीन रूप बन जाएंगे गौग्रम गौग्रम गवाग्रम गवाग्रम और गोग्रम एंग पदांत गौग्रम। ठीक है, तो तीन रूप बन जाएंगे। ठीक है ना जी। अब ये कह रहे हैं पदांते किम, अवंग स्फोटायनस्य में पदांत एंगंत ऐसा क्यों लाए? ठीक है, तो कहा कि अगर पदांत गो शब्द नहीं होगा ना तो उसको अवंग आदेश नहीं हो पाएगा। कैसे? तो क्या कह रहे हैं कि गो शब्द है, उसके बाद क्या है सप्तमी विभक्ति का गी है, गी में क्या बचेगा ई का की संज्ञा हो जाएगी, तो गो है ई है। ठीक है, गो शब्द के बाद अच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम पदांत नहीं कहेंगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा कि गो शब्द के बाद अच हो तो अवंग आदेश होता है, अवंग आदेश होने लगेगा तो क्या बन जाएगा तो यहाँ पे गव ई गव भी बनेगा, लेकिन ऐसा बनता है नहीं बनता। इसलिए क्यों नहीं बनता? क्योंकि केवल पदांत में होगा, तो जब पदांत कह देंगे तो यहाँ नहीं हो पाएगा, जब नहीं होगा तो अशुद्ध रूप नहीं बनेगा, इसलिए पदांत कहना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि गो अभी पदांत नहीं है, पदांत तो तब होगा जब ई जुड़ेगा, क्योंकि ई सुत है और सुबंतम पदांत।
ठीक है। तो गो शब्द के बाद ई है, क्योंकि गो पदांत नहीं है इसलिए गो शब्द को अवंग आदेश नहीं होगा। यदि पदांत ग्रहण न किया होता तो यहाँ क्या होने लगता, अवंग आदेश हो जाता। अवंग आदेश हो जाता। अवंग आदेश होता तो इष्ट रूप नहीं बनता, अनिष्ट रूप बनता गववी, जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए पदांत ग्रहण करना आवश्यक है। ठीक है, आगे सूत्र आया इंद्रेच। क्या सूत्र आया, इंद्रेच। इंद्रेच कहते हैं कि केवल गो शब्द के बाद अच शब्द पर में हो तो ही अवंग आदेश हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इंद्र शब्द पर में हो तो भी क्या हो जाएगा, अवंग आदेश होगा, अवंग आदेश हो जाएगा। ठीक है, गौरव यार उससे हो ही रहा था, उससे भी हो तो रहा था सर्वत ऐसा क्यों किया ही ना, दिखाना जरा। चलो अभी बताएंगे अगले दिन, फिलहाल तो ये पढ़ लो। ठीक है, तो इंद्र शब्द परे रहते भी गो शब्द को अवंग आदेश होता है। वस्तुतः गो शब्द से इंद्र शब्द परे रहते अवंग स्फोटायनस्य से भी क्या प्राप्त है, अवंग इसमें है, अवंग अवंग प्राप्त है गुरु जी, अवंग से आदि नहीं। आ गया उत्तर समझ में। ठीक है, गो शब्द के बाद इंद्र शब्द पर में हो तो क्या होता है, अवंग आदेश होता है। ठीक है, तो उदाहरण आया हमारे पास, क्या उदाहरण आया, गवेंद्र, गो है प्लस इंद्र है, गो में अंतिम में क्या है, ओ, उसके बाद क्या है, इंद्र का ई। ठीक है, ठीक है, ओ है ई है, कौन सी संधि प्राप्त है, अयादि संधि। ठीक है, दूसरी कौन सी संधि प्राप्त है, गुण एंगा पदार्थ पद्धति, पूर्व रूप प्राप्त है। ठीक है, और क्या प्राप्त है, अवंग स्फोटायनस्य। ठीक है, वो अवंग आदेश प्राप्त है, और दोबारा इंद्रेच से भी अवंग आदेश प्राप्त है। ठीक है, कौन होगा, तो कहा कि देखो अयादि का बाधक तो है पूर्व रूप, तो अयादि को छुट्टी कर देगा पूर्व रूप। ठीक है, और पूर्व रूप का बाधक है अवंग, तो पूर्व रूप का भी छुट्टी कर देगा अवंग। अब दिक्कत ये होगी कि अवंग स्फोटायनस्य से भी अवंग ही प्राप्त है और इंद्रेच से भी अवंग ही प्राप्त है। तो जब अवंग स्फोटायनस्य से अवंग की प्राप्ति थी तो इंद्रेच से क्योंकि कहा कि अवंग स्फोटायनस्य से विकल्प से प्राप्त है, क्योंकि स्फोटायन ऋषि का अभिमत का उल्लेख कर दिया। ऋषि व्याकरण में जहाँ जहाँ ऋषियों का नाम हो वहां से तात्पर्य कि उन ऋषियों के मत में होता है, अन्य के मत में नहीं होता, तो दो ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है ना, यानी उनका मत होगा तो वो वाला काम हो जाएगा, और जब वो नहीं होगा तो दूसरे वालों का काम हो जाएगा, यानी और लोग नहीं मानते, इनका विशेष मत है। ठीक है ना, हमारे लिए तो सब आचार्य प्रमाण है जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिन्होंने भाषा दी है। हमारी खुद की तो है नहीं भाषा, भाषा मैंने बनाई क्या आपने बनाई, जो प्राचीन लोग हैं उन्होंने हमें दिया है, तो हम उसमें हेर फेर करने वाले कौन होते हैं, जिन्होंने दिया है उसको ग्रहण करो, क्योंकि उनके ज्ञान से ही दुनिया चलनी है। तुम नया आविष्कार करोगे तो नया नामकरण कर लेना, वरना तुम अपनी चलाओगे तो किसी को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि लोग उसको आम कह रहे होंगे, तुम जबरदस्ती उसका नाम आम न करके कुछ और करोगे तो तुम तो समझ लोगे, बाकी दुनिया नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसका नामकरण सिद्ध हो चुका है आम। ठीक है, तो इंद्र शब्द के परे रहते अवंग आदेश की प्राप्ति थी अवंग स्फोटायनस्य से, लेकिन उससे विकल्प से प्राप्त थी। पुनः इंद्र ग्रहण करने से यह पता लगा कि यहाँ नित्य होगी। तो गो है, इंद्र है, तो इंद्र सूत्र से अवंग प्राप्त है, क्योंकि उससे भी प्राप्त थी, तो इससे भी प्राप्त होकर के क्या किया, तो कहा ये नित्य करेगा। तो गो है, इंद्र है, दोनों को मिलकर गो को क्या हो जाएगा, गो का अवंग हो जाएगा। तो गा है, अव है, और क्या बनेगा, इंद्र। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा,
गव गव। प्लस इंद्र। इंद्र, ठीक है। जी। और गव के अ और इंद्र के ई को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा? गवेंद्र। गवेंद्र बन जाएगा। तो इस तरह से आज आपने प्रकृति भाव संधि पढ़ी। पूर्व रूप संधि के क्रम में प्रकृति भाव को भी जान लिया और अवंग आदेश को भी जान लिया, जी। यानी आदेशों को भी आज जान लिया, ठीक है। जी। तो अत संधि के अंतर्गत प्रकृति भाव तो संध्या भाव है, वो तो आना ही था। आपने आदेश के संबंध में भी जान लिया कि कुछ आदेश भी होते हैं व्याकरण शास्त्र में, ठीक है ना। जी। तो आज आपने कितने सूत्र पढ़े? आज पढ़े गुरुजी। एंगः पदांतादति एक, सर्वत्र विभाषा गो दो, हाँ जी। अनेकाक्ष सर्वस्य तीन, गिच्च चार, अवंग और स्फोटायन अवंग स्फोटायनस्य पांच, और इंद्रे च इंद्रे च छह, ठीक है। आगे क्या सूत्र है? आगे गुरुजी दूरा धूते च। इस तरह से आज सातवीं संधि पूर्व रूप संधि समाप्त, ठीक है। तो मुख्यतः व्याकरण शास्त्र में या अत संधि में ये 7 संधियां ही हैं। गण संधि आपने पढ़ ली, अयादि संधि ये पढ़ ली, गुण संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि, दीर्घ संधि और पूर्व रूप संधि। इसके अलावा एक संधि होती है जहाँ संधि नहीं होती है, संध्या भाव, उसे क्या कहते हैं? प्रकृति भाव, यानी वहाँ संधि प्राप्त तो होती है, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाती, तो उसे भी संधि में मान लिया जाता है, क्योंकि वहाँ संधि की प्राप्ति थी, ठीक है ना। वो नहीं हो पाई है तो बाधक लग गए हैं बीच में, ठीक है। तो वो होते प्रकृति भाव, इसलिए प्रकृति भाव को मिला करके, वैसे तो 3 संधियां मुख्य, कौन कौन सी? मुख्य संधि तो स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन 2 संधियां और मान ली गई हैं, प्रकृति भाव और स्वादि संधि। इसलिए व्याकरण शास्त्र में पंच संधि शब्द का प्रचलन है, ठीक है। तो पंच संधियां कौन कौन सी हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, प्रकृति भाव और स्वादि संधि। और स्वर संधि के अंतर्गत 7 संधियां हैं और एक प्रकृति भाव है, तो कुल मिलाकर के 8 हो जाते हैं। और निकालें तो एक द्वित्व का प्रसंग भी आता है, अनचिच, ठीक है। तो ये 7 संधियां आपने पढ़ ली, कुछ सूत्र बचे हुए हैं, उनका अध्ययन अगली कक्षा में होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आपका रात्रि शुभ हो, शुभ रात्रि।